बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या किसी सिविल इंजीनियर के लिए। बात क्या करने वाला हूँ, एक तो मैं बात करने वाला हूँ कि आपको स्लैब की कास्टिंग करते टाइम क्या ध्यान देना है कि आपके घर में क्रैक नहीं आए, कौन सा सीमेंट लगाना है, सीमेंट लगाते समय क्या ध्यान देना है, और साथ ही साथ क्वांटिटी निकालना सिखाएंगे। अगर हम M20 यूज़ कर रहे हैं स्लैब में तो कितनी सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट सब लगेगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी चीज़ें सीखोगे। कंप्लीट वीडियो देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले 7 से 8 रीजंस होते हैं जो मोस्टली खतरनाक होते हैं। वो 3 होते हैं, वो मैं अलग से बताता हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज होती है ये क्रैक्स आने का मोस्टली रीजन। मतलब पहले तो काफी टाइप के क्रैक्स होते हैं, लेकिन जो 3 टाइप के मेनली क्रैक्स देखे जाते हैं स्लैब में वो रिस्की होते हैं। सबसे पहले होता है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, जो जैसे हम कंक्रीट करते हैं तुरंत हमें 1-1.5 घंटे के बाद वो क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं। कुछ क्रैक्स गहरे होते हैं, कुछ ऊपर ही आपको दिखेंगे कि इतने ज़्यादा गहरे नहीं होते। वो होते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज। फिर आती है हमारी बारी दूसरी, जो होते हैं प्रीमेच्योर ड्राइंग क्रैक्स। वो भी सेम वैसे ही दिखते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे आपने देखा होगा मकड़ी का जाला या हनीकॉम्ब जैसे बनता है वैसे क्रैक्स वो दिखेंगे। उनको क्रेजिंग क्रैक्स भी हम बोलते हैं। तो वो दिखने लग पड़ते हैं। और खतरनाक क्रैक्स जो होते हैं वो होते हैं सेटलमेंट क्रैक्स। वो थोड़े डेप्थ तक होते हैं, गहरे होते हैं, उनमें लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं श्रिंकेज से भी ज़्यादा। अभी ये आते कैसे हैं वो समझते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है ये क्रैक आने का कि आपने जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा डाल दिया। मतलब जब एक्सेसिव वाटर रेशियो आप देते हो, मतलब आपको लिमिट रखनी है। आपको कंक्रीट जितना ज़्यादा ड्राई रहेगा, उसका स्लम्प अगर 80 से 90 या 100 तक आ रहा है, उतना अच्छा कंक्रीट रहता है वो, उतनी अच्छा उसमें क्रैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आपको पॉसिबल करना है जितनी वाटर रेशियो आपको कही है उतनी वाटर रेशियो रखनी है। ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ किस रीज़न आते हैं, फिर आगे और बात करने वाले हम। जब आप घर पे वाइब्रेटर यूज़ करते हो, मैंने मोस्टली देखा है, कुछ जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो वाइब्रेटर यूज़ किसके लिए करते हैं, कंक्रीट को फैलाने के लिए। मतलब कि कंक्रीट फैल जाए, उसका वो काम नहीं है, उसका कॉम्पैक्शन का काम है कि कंक्रीट थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाए। और जब बहुत ज़्यादा आप जो वाइब्रेटर है वो यूज़ कर दोगे एक ही जगह पे, तो उससे होता क्या है, जो बड़ा एग्रीगेट है, बड़े मतलब अगर आपने 20 mm और 10 mm का एग्रीगेट यूज़ किया या 40 या 20, तो बड़ा एग्रीगेट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और छोटा एग्रीगेट ऊपर आ जाता है। तो उससे भी क्रैक्स आपके घर में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। नेक्स्ट चीज़ होती है जब सिल्ट होती है ना, जो आपने देखा होगा जो आपकी सैंड होती है वो बीच में उसके चमकीला चमकीला कुछ होता है, तो वो सिल्ट होता है। अगर जितनी ज़्यादा सिल्ट कंटेंट होगा किसी कंक्रीट में या सैंड में उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाइंडिंग होना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। किसमें, जब कंक्रीट और सैंड अच्छे से मिलेगी नहीं तो उसमें तो क्रैक आएंगे ही आएंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो क्रैक्स लाती है, वो होती है ओवर हीट प्रॉब्लम। किस तरीके से मैं बताता हूँ। देखो, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी ना, अगर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है और आप कंक्रीटिंग कर रहे हो, तो आपके घर में ज़रूर वो आएंगी, क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। तो पॉसिबल हो शाम को करो या तब करो तब गर्मी कम हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो चीज़ें क्या क्या होती हैं गर्मी के दौरान, जो आपका स्टील होता है ना, स्टील हो गया, शटरिंग होगी, वो एकदम गर्म होती है। आपका टेम्परेचर 40 होगा और वो स्टील और वो गर्म होगी, कुछ 45-46 डिग्री टेम्परेचर होगा उन दोनों का। जब उसमें कंक्रीट डालोगे एकदम से कंक्रीट का जो पानी वो वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जब एकदम से वेपोरेट शुरू होना हो जाता है तो होता क्या है, आपके क्योंकि पानी नहीं रहा उस कंक्रीट में, और जितनी ज़्यादा हीट होती है, जो प्रोसेस होता है हाइड्रेशन प्रोसेस, जिससे जो सीमेंट है वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ना स्टार्ट करता है, तो उस दौरान भी हीट निकलती है। और जब दो तरीके से, मतलब ऐसे भी टेम्परेचर हाई है और हाइड्रेशन की हीट भी निकलना शुरू हो गई, तो जो क्रैक्स होंगे वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो क्रैक्स होते हैं वो डेप्थ में जाते हैं, और लीकेज भी आपकी स्टार्ट हो सकती है अगर वो क्रैक्स ज़्यादा बड़े हो गए। ठीक है, तो जो आपको करना क्या है, जो आपका मटेरियल है, जो एग्रीगेट, अगर आपने एग्रीगेट धूप में रखे हैं, सैंड धूप में रखी है, तो वो भी गर्म होगी, सब चीज़ गर्म। और जब उसमें पानी डालोगे तो वो कुछ काम नहीं करने वाली है। और कभी कुछ लोग क्या करते हैं गर्मियों में, बोलते हैं कि ज़्यादा पानी डालते हैं तो थोड़ा ठंडा होगा, वैसा कुछ नहीं होता, क्रैक्स और ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब जितने गर्मी होती है ना उतने ज़्यादा चीज़ें खराब होती जाती हैं। तो आपको करना क्या है गर्मी में,
पहले तो जो आपका सरिया और स्लैब उसको अच्छे से पानी मार लो भाई, कोई मतलब 15-20 मिनट पहले अच्छे से पानी मार लो, पानी सूख जाना चाहिए लेकिन वो थोड़ा ठंडा हो जाए पानी, मतलब स्लैब भी थोड़ा ले ले और कंक्रीट स्टील भी ले ले। उसके बाद जो आपका एग्रीगेट और सैंड है उसको थोड़ी छांव में रखो, तो वो थोड़ा ठंडा रहे, जहाँ थोड़ा पानी का छिड़काव कर लो, ज़्यादा पानी नहीं डालना, वाटर रेशो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ करनी होती है। और पॉसिबल हो जो पानी आप यूज़ करने जा रहे हो वो ठंडा पानी यूज़ करो, भले उसमें आइस डालनी पड़े, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत ये मिलती है। ये जब कंक्रीट करोगे तो ये थोड़ा उसमें आपको देखने में आएगा। नेक्स्ट चीज़ जो होती है, मैंने देखा है कवर, भाई कवर की तो बुरी हालत की होती है, कवर ब्लॉक पर प्रोवाइड करते ही नहीं है। जहाँ करते हैं, देखो जहाँ करते हैं वहाँ ऊपर का कवर ख़त्म कर देते हैं, जहाँ नहीं करते वहाँ नीचे का कवर खबर कर देते हैं। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, जो कवर यूज़ करना है 15 से 20 mm का कवर यूज़ करना है, ठीक है। तो जब 15 से 20 mm का करोगे तो ठीक है, सब सही रहता है, ऊपर भी आपको मार्जिन मिलता है, नीचे भी मिलता है। लेकिन करते क्या, कई जगह 40 mm का कवर डाल दिया, जब कंक्रीट करने ही मतलब कोई 100 mm 125 mm की स्लैब हो रही है या 150 mm पकड़ लो, तब भी ऊपर मार्जिन ही नहीं बचेगा, ठीक है। सरिया क्योंकि डबल जाली होता है, कई जगह क्रैंक बार है, तो वो मार्जिन बचता नहीं है। तो क्रैक्स उससे मोस्टली मैंने देखा है, स्लैब में क्रैक्स उसी से भी आते हैं। तो आपको प्रॉपर कवर रखना है ऊपर नीचे, तो वो चीज़ भी ध्यान देनी है। फिर जो रिस्की क्रैक्स होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्की क्रैक है वो सेटलमेंट क्रैक्स। ये जो मैं पहले चीज़ें बताई, ये इनसे हमें श्रिंकेज और प्लास्टिक प्रीमेच्योर ड्राइंग हमें देखने को मिलती है। जो सेटलमेंट क्रैक्स है ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं यार, वो डेप्थ में जाते हैं। सेटलमेंट क्रैक्स कैसे होते हैं, आपने प्रॉपर शटरिंग अगर नहीं की, देखो शटरिंग की हालत देख रहे हो सामने, जो शटरिंग की है, ऐसे शटरिंग से क्रैक्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं यार, रिस्क रहता है। तो आपको जो करना क्या है, शटरिंग प्रॉपर करनी है, क्योंकि जब कंक्रीट डाला जाएगा थोड़ा बहुत तो सेटलमेंट होती है, भले वो जितनी अच्छी शटरिंग करोगे। देखो अगर वो आपने किया है पूरा प्लेटफॉर्म बना के तो चांसेस कम होते हैं सेटलमेंट के, लेकिन ऐसे अगर आपने ये प्रॉप्स बल्ली वगैरह यूज़ की है तो ये थोड़ी बेंड भी होती हैं, जगह से थोड़ी वो भी होती हैं। तो अगर थोड़ा भी अगर 5 से 10 mm का भी ऊपर एक प्लेट और दूसरी प्लेट में सेटलमेंट आई तो दोनों में गैप बन जाएगा, और जो वो गैप बनेगा, तो अगर तुरंत बन गया कंक्रीट करना है तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर सेटलमेंट होती है तो जो उसमें गैप बन जाता है, क्रैक बन जाता है, काफ़ी डेप्थ तक क्रैक बनता है, तो उसकी वजह से जो लीकेज होती है वो रोकना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको जो शटरिंग करनी है वो प्रॉपर से शटरिंग करनी है। अभी ये हो गया, अभी रोकना कैसे है इस चीज़ को कि आपके घर में क्रैक्स ही स्टार्टिंग क्रैक्स नहीं आए। तो उसके लिए जैसे आपकी कंक्रीटिंग हो रही है, पहले तो सीमेंट यूज़ अच्छे से करना, उसकी रेशो भी प्रॉपर रखना और अच्छा सीमेंट यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक्सपायरी मत यूज़ करना। तो बात है कि जैसे ही आपकी कंक्रीटिंग हुई, मतलब उसका एक मतलब काफ़ी लंबी छत होती है, तो ये जहाँ भी 30 से कोई 40 मिनट हो गए कंक्रीट डाले हुए, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू कर दो। मतलब जो लाइट क्यूरिंग होती है, जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ती है ना, वैसा वैसा क्यूरिंग करनी शुरू कर दो। नहीं वैसा नहीं है तो ऐसा करो, वेट जो आपके वेट हेजन्स हैं, गनी बैंक्स हैं, उनको गीला करो, उन पे डाल दो 40 मिनट के बाद ही, क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट है, उसके बाद कंक्रीट थोड़ा ड्राई हो गया होता है, तो आपको वहाँ पे क्यूरिंग करोगे तो ये जो क्रैक्स हैं, जो आपके श्रिंकेज और प्रीमेच्योर ड्राइंग है, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और दिखना नहीं लगते, मतलब दिखते कम है। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब आपका मतलब जो शटरिंग है, वो तो हमने बात की सेटलमेंट को सीधा रोकने का एक तरीका प्रॉपर शटरिंग कर दो। दूसरा, जहाँ क्रैक्स आ गए हैं वहाँ पे आप या तो जो नीरू बनाते हैं हम लोग, मतलब वाटर प्रूफिंग केमिकल सीमेंट को मिला के ग्राउटिंग मटेरियल लिक्विड फॉर्म बनाते हैं, वो आप ब्रश से लगा दो, ब्रश को मतलब उसमें फिलिंग करो और ब्रश से लगा दो, तो उससे भी काफ़ी रुकेंगे। फिर नहीं तो जब आपको एक बार कंप्लीट आपका डी शटरिंग का टाइम होता है, डी शटरिंग पे भी ध्यान देना, मिनिमम आपको 15 दिन तक तो मिनिमम, अगर स्पैन आपके छोटे हैं तो 15 दिन बाद शटरिंग खोलो, नहीं तो 21 दिन बाद में बोलूँगा शटरिंग खोलो, तो उससे आपके क्रैक्स काफ़ी कम हो जाएंगे। जब आप 21 दिन बाद शटरिंग खोलोगे तो उस पर ऊपर वाटर प्रूफिंग केमिकल से एक लेप लगा लो, या जो ये एलिफेंट शील्ड रबर आता है, ये प्रॉपर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो इसको लगा लो। बेस्ट सीमेंट कौन सा है आपकी स्लैब के लिए कि ना उसमें क्रैक्स आएंगे जैसे कास्टिंग होगी, ना उसमें लीकेज होगी, ना उसमें डैम्पनेस आएगी। देखो सिंपल कहानी को सबसे पहले समझो, जब आप दुकान पे सीमेंट लेने जाते हो, दो किस्म के सीमेंट आपको वहां दिखेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी जिसे बोलते हैं, पीपीसी सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट, ये दो सीमेंट आपको वहां
देखने को मिलेंगे। इसमें कंपनीज काफ़ी ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए सीमेंट अलग बन गया है, मतलब फुटिंग फाउंडेशन के लिए, प्लास्टर के लिए अलग अलग आता है। आपको इन सब में झंझट में पड़ना ही नहीं है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी स्लैब के लिए हमेशा क्या करो, वाटर प्रूफिंग जो स्लैब सीमेंट आता है उनके नाम अगर मैं बताऊं, एक अंबुजा का रूफ स्पेशल आपको दिख जाएगा, जो अंबुजा कवच, फिर एक एसीसी वाटर शील्ड आता है और एसीसी गोल्ड भी आता है, अल्ट्राटेक का वेदर प्लस आता है। देखो ये सीमेंट जो है ना, ये प्रॉपर डिजाइन किसके लिए किए हैं, जब इनको बनाया जाता है इनकी प्रॉपर्टी चेंज की जाती है कि इनके अंदर पानी घुसे नहीं, मतलब इसमें एक हाइड्रोफोबिक पॉलीमर होता है, समझो थोड़ा, वो डाला जाता है। उससे क्या होता है, जब एक बार इसमें ये सीमेंट सेट हो जाता है, एक लेयर सी बन जाती है पूरे छत पे। वो लेयर क्या करती है, जो पानी कोशिश करता है, जब एक बार सेट हो गया पानी कोशिश करेंगे अंदर जाने की, वो अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसको इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो इसी में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम नॉर्मल सीमेंट लें और उसमें केमिकल ऐड कर लें तो क्या वो सही से परफॉर्म करेगा? जी हाँ, वो सही से परफॉर्म करता है, लेकिन जो आपका कंक्रीट बनाने वाला है आदमी, वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। वो उसको कोई पड़ी नहीं है कि आपको कितने, मतलब एक मिक्सर में हमने सैंड डाल दी, एग्रीगेट डाल दिया और सीमेंट डाल दिया और कितना केमिकल डालना है, वो इतना ध्यान नहीं देता। कभी एक जग डाल देगा, कभी 2 मग्गे डाल देगा। तो इससे क्या होता है, कई जगह पे क्या होता है, आपका वाटरप्रूफिंग केमिकल पहुंच जाता है, कई जगह पे नहीं पहुंचता, तो वो प्रॉपर से काम नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में जो लोग क्या करते हैं, सीमेंट प्लस जो केमिकल मिलाते हैं, वो गलत तरीका है, उसको मत करो, क्योंकि आपकी लेबर उतनी स्किल्ड लेबर नहीं है, ना उतना ध्यान देती है, ना आपके पास कुछ सुपरवाइजर है कि वो प्रॉपर देख रहा है। अगर प्रॉपर से देख रहा है सब चीज़ है, तो फिर प्रॉपर देखो कि जो बोतल आप यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर फिक्सिट का कर रहे हो, अल्ट्राटेक का कर रहे हो, एसीसी का, हर कंपनी अपना केमिकल निकाल चुकी है। वो केमिकल प्रॉपर प्रोपोर्शन से अगर पड़ रहा है, प्रॉपर से कंक्रीट हो रहा है, फिर दिक्कत नहीं है। फिर ध्यान दो कितना उसने मेंशन किया बोतल पे कि इतने कंक्रीट में, इतने सीमेंट, इतने बैग सीमेंट में इतना केमिकल डालना है, वो डालते जाओ, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सिरदर्द है और इतना कोई टेंशन लेता नहीं है। इसीलिए क्या है, कंपनीज ने क्या किया, अंबुजा सीमेंट या एसीसी या अल्ट्राटेक या जेके सीमेंट, हर कंपनी ने अपना एक वाटरप्रूफिंग केमिकल सीमेंट निकाला। उससे क्या हुआ, प्रॉपर जब आप एक सीमेंट डालोगे, मिक्सिंग करोगे, तो प्रॉपर पूरे कंक्रीट में एक जैसा सीमेंट होगा, एक जैसा केमिकल जाएगा, उससे एक अच्छी लेयर बन जाती है छत पे और लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ कहाँ आती है, दिक्कत फिर दोबारा यहाँ आती है कि आपको ओपीसी और पीपीसी, देखो इस समय गर्मियों का मौसम है, ओपीसी सीमेंट अगर यूज़ करते हो 43 या 53 ग्रेड आपको मार्केट में मिलेगा इस समय। तो उन दोनों ग्रेड को जब यूज़ किया जाता है तो उसमें हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। प्रोसेस जब केमिकल रिएक्शन होती है पानी और सीमेंट की, तो गर्मी बहुत ज़्यादा निकलती है, ऊपर से ज़्यादा गर्मी है, उससे क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, वो प्रॉपर से परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं होता है, क्योंकि तराई का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, क्यूरिंग करते ही नहीं है लोग। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपनी स्लैब में क्या करो, पीपीसी सीमेंट यूज़ करो। इसका ग्रेड तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेंथ 53 ग्रेड से भी ज़्यादा दे देता है कभी कभी। तो आपको क्या करना है, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट जाना है दुकान पे, उसको बोलना है मेरे को पीपीसी सीमेंट चाहिए, लेकिन उसमें भी मेरे को क्या चाहिए, वेदर प्लस, रूफ स्पेशल हो गया, वाटर शील्ड हो गया। आपको पता चल जाएगा क्योंकि उसकी छत पे लिखा होता है स्पेशल फॉर स्लैब, फॉर क्रैक्स, ये वो सब चीज़ें लिखी होती है। आप बोलोगे कि मेरे को स्लैब के लिए चाहिए सीमेंट, पीपीसी सीमेंट चाहिए और जो वेदर प्लस हो, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन होनी है। और क्रैक्स और लीकेज के चांसेस, इन दोनों, ये सीमेंट भी यूज़ कर लोगे, वो केमिकल भी यूज़ कर लोगे, तब भी रहता है। क्यों रहता है? इसलिए रहता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सब गलती कहाँ पे हो रही है, वो जब मिक्सिंग हो रही है ना, वहाँ पे गलती हो रही है। आपको क्या करना है, आपको पहले ही मेंशन करना है M25 कंक्रीट अगर स्लैब के लिए यूज़ करो, M25 से कम करना भी नहीं है। M25 कर रहे हो, 1 रेशो में हमारा सीमेंट, 1 रेशो में एग्रीगेट और 2 रेशो में सैंड, तो इसी प्रोपोर्शन से वहाँ पड़ना चाहिए। जो आपका मिक्सिंग करने वाला है उसको समझा दो, ये तगारी है, मतलब जो तगारी रहती है, अगर कैसे इसको बैलेंस करना है, एक तगारी लेनी है, उसमें सीमेंट डालना है, 1 बोरी सीमेंट डालना है। अगर एक तगारी में पूरा 1 बैग सीमेंट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो 1 तगारी सीमेंट की डालनी है, 1 तगारी कपची एग्रीगेट की डालनी है, 2 तगारी सैंड की डालनी है, तो आपका प्रॉपर मिक्स हो गया। वो कंक्रीट यूज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता क्या है, कभी 1.5 तगारी सीमेंट डाल रहे हैं, उसमें 2 तगारी है, तो प्रॉपर प्रोपोर्शन जब नहीं होता है तब भी क्रैक्स और लीकेज के चांसेस होते हैं। अगर सीमेंट ज़्यादा हो गया,
किसी लोड में, मतलब 1 बोरी की जगह 1.5 बोरी डाल दी और एग्रीगेट सैंड कम डाला, तो उस एरिया में क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे। मेन रीजन ही यही है कि सीमेंट ज्यादा कर दोगे क्रैक्स आ जाएंगे, जहां सीमेंट कम होगा वहां लीकेज की चांसेस रहेंगे। तो ये चीज आपको करनी है। और 1 एम क्यूब, अगर आपको पता है 1 एम क्यूब क्या है, तो 400 केजी से कम सीमेंट उस 1 एम क्यूब में मत यूज करना। और एक टिप दे दूं मैं, सीमेंट वाले जो भी यूज कर लो, जब आपकी स्लैब हो रही है वाइब्रेटर प्रॉपर से यूज करते रहना। वाइब्रेटर अगर अच्छे से चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, सीमेंट जैसे मैंने कहा था, आपको बताऊं कौन सी अच्छी कंपनी का है। अंबुजा के अच्छे सीमेंट है, आपके एरिया में अंबुजा का मिल जाएगा, रूफ स्पेशल, अंबुजा कवच, एसीसी का भी मिल जाएगा, एसीसी गोल्ड या एसीसी वाटर शील्ड, अल्ट्राटेक का मिल जाएगा, वेदर प्लस। ये कंपनी मतलब क्या है, इनका क्वालिटी प्रोसीजर अच्छा है, अच्छे से क्वालिटी चेक करके कंक्रीट बनाते हैं। लेकिन इसमें डुप्लीकेसी बहुत आती है। आपको कोई ऑथोराइज्ड ही आपका डीलर होगा उससे लेना, नहीं तो डुप्लीकेसी में फंस जाओगे और कोई दूसरे सीमेंट डाल दोगे, दिक्कत बड़ी सी बन जाएगी। और क्रैक्स को अगर रोकना है, लीकेज डैम्पनेस को अगर रोकना है, आपको क्या करना है, अपने छत पे क्यूरिंग, जैसे ही आपका कंक्रीट हो जाता है उसके 3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी मारना शुरू कर दो। और गर्मियों में तो 12 दिन छत पे पानी उठाना ही मत, पानी रहना ही रहना चाहिए। और फिर भी अगर क्रैक रह जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत श्रिंकेज क्रैक आ जाते हैं, तो काफ़ी हाइड्रोफोबिक जो केमिकल है उनका पेंट मार, मतलब जहाँ जहाँ क्रैक है उधर एक लेयर मार दो। काफ़ी कंपनी के मिल जाएंगे, कोई प्रमोशन नहीं है किसी कंपनी का, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी कंपनी मिल जाएंगे और एक अच्छे सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। जहाँ जहाँ क्रैक है वहाँ वहाँ वो लेयर मार दो, उस गैप में वो केमिकल आपका फिल होना चाहिए, उसके बाद वहाँ भी लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखी 10 से 15 चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी आपकी स्लैब को अच्छा बनाने में, उसकी लाइफ बढ़ाने में, ना क्रैक ना डैम्पनेस कुछ भी दिखेगी। कि सामने देखो स्लैब की कास्टिंग हो रही है, कंक्रीट का वर्क चल रहा है, तो उसकी क्वांटिटी कैसे हम निकालते हैं कि हमारा 1 एम क्यूब मतलब 6-7 बोरी का माल है, तो उसमें हमारा कितना सैंड रहेगा, सीमेंट रहेगा और एग्रीगेट रहेगा। पहले मैं क्लियर कर लूं रेशो क्या कह रहती है हमारी। रेशो इन द सेंस कईयों को अभी नहीं पता होगा, तो M10, M15, M20, M25, M30 ये हो गया, मतलब ग्रेड हो गए कंक्रीट के, इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये ग्रेड बनते हैं। छोड़ो, आपका वो नहीं है काम का। तो ये हो गया 1 रेशो हो गई सीमेंट, 3 हो गया सैंड, 6 हो गया एग्रीगेट। समझ आ गया? इसमें भी 1 सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सब ऐसा ही रेशियो रहती है। और इसमें क्या है, ये 2 आते हैं जो ये फॉल करते हैं पीसीसी में, मतलब प्लेन कंक्रीट सीमेंट में, मतलब इसमें आप सरिया यूज नहीं करोगे, वहां ये काम आता है। देखा होगा आप, प्लिंथ बीम भरते हैं, नीचे पत्थर डालते हैं, उनके साथ माल डालते हैं, तो उसको गिन लो। और इसमें आपको मिनिमम ग्रेड करना है M15, IS कोड भी ये कहता है और मैं भी प्रेफर करूंगा। और जब भी आप स्लैब या कुछ करो तो मिनिमम ग्रेड जो आप करेगा, कॉलम, स्लैब, बीम, उसमें M20 से नीचे आपको जाना ही नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी इसी की है, इससे ऊपर बाकी स्ट्रेंथ आती है। और जो हमारी स्लैब रहती है उसमें M25, 35 या कॉलम में, इन पे ही आपको चूज करना है। तो आज भी मैंने जो एग्जांपल ली है स्लैब की ली है और उसमें हमने ये ग्रेड यूज की है। तो स्लैब है हमारी 70 मीटर बाय 21.43 मीटर की, मतलब 1500 स्क्वायर मीटर की स्लैब है हमारी। तो इसमें इस स्लैब में हमारा कितना सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट लगेगा वो निकालना मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको वॉल्यूम निकालना है। कोई भी चीज है, बीम है, स्लैब है या कुछ भी है, उसका वॉल्यूम निकाल लेना है। तो ये स्क्वायर मीटर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं उसका वॉल्यूम, और जो थिकनेस रखी है मैंने स्लैब की, वो कितनी रखी है, 125 mm। और आपको ये भी ध्यान देना है, जब भी आप स्लैब प्रोवाइड करो 125 mm से कम नहीं करनी है, मतलब 6 इंच अगर आप बोलो। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे सबसे पहले। कितना था हमारा, 70 मीटर बाय 21 मीटर बाय 125 mm। तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम आ गया 187.5 m3, मतलब वो जो स्लैब थी उसमें इतना M3 कंक्रीट हमारा जाता है, ये निकल गया। ऐसे ही आपका कोई बीम होगा उसका वॉल्यूम निकाल लोगे, या कोई कॉलम होगा उसका वॉल्यूम निकाल लोगे, तो आपका इस तरह वॉल्यूम आएगा। फिर इसमें एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी जाते हैं, ये इंटरव्यू की भी क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्यों हम, मतलब ये वॉल्यूम आया इसको लेके क्यों नहीं निकाल सकते। लेकिन क्या होता है, जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम, मतलब जो ड्राई वॉल्यूम है इसके इतने गुना ज्यादा होता है वो,
तो इसको हमेशा याद रखने, नोट में इसलिए मैंने डाली है, ये आपको पता होगा तो इजीली आपका निकल जाएगा। ये इस पे मेरा कल एक आर्टिकल भी आया मेरी वेबसाइट पे, उस पे आप पढ़ोगे इसको, इसके ऊपर एग्जांपल्स दी हैं, मैंने सब बताया, तो आप जाके पढ़ सकते हो। बाकी आपको ये याद रखनी है इस निकालने के लिए। तो रेशियो मैंने जैसे कहा स्लैब तो M20 लिया मैंने, उसकी रेशियो थी 1:1.5:3। तो ये सीमेंट आ गया, ये सैंड आ गई, ये आ गया एग्रीगेट हमारा। तो सबसे पहला स्टेप जो रहता है क्या करना है आपको, टोटल कर देना है। जो भी आप ग्रेड लोगे ना, हम 15 लोगे 10 लोगे, उसमें जो रेशियो होगी ना उनको ग्रेड प्लस कर देना है, 1 2 3 इनको प्लस करके हमारा आया 5.5। ये हो गया पहला स्टेप हमारा, ये कर लिया। दूसरा स्टेप क्या करना है, जो भी आप वॉल्यूम निकालोगे, मतलब आपने बीम का या कॉलम का या फुटिंग का जो भी वॉल्यूम आया उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ 1.54 के साथ। तो वो मल्टीप्लाई करके आया 281.25। अगर कैलकुलेशन में कोई भी गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस आपका सेम है जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, लेकिन आप इसको फॉलो कर सकते हो। देखो 1.5 इंटू 187.5 करके हमारा आया 281.25। अब साथ साथ में लिखते भी जाओ, मल्टीप्लाई भी करते जाओ, तो आपको अच्छे से पता चलता जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब भी आते हैं मेन फंडे पे जो हमें आज सीखना है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कैसे निकालनी है। हमें देखो वॉल्यूम मिल गया, रेशियो के पहला स्टेप क्या था, ये रेशियो को प्लस कर देना है। दूसरा क्या था, जो आपका वॉल्यूम आएगा जिस चीज का उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.54 से। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये 1.54 ही है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई किया, हमारा ये आया। अभी हमारा सीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इसमें मैंने तीनों ले लिए हैं, क्यूबिक मीटर, केजी, क्यूबिक फीट। तो सबसे पहले आते हैं हम क्यूबिक मीटर पे कि क्यूबिक मीटर कैसे निकालना है। तो जो भी आपका वॉल्यूम आया होगा, जैसे हमारा आया था 281.25 वॉल्यूम इंटू 1 कौन सा है, 1 आ गया सीमेंट का, ये रेशो ध्यान रखनी है आपको, ये आ गया इसका, ठीक है। उसको डिवाइड कर देना है किससे, जो आपका टोटल होगा 5.5, ये हो गया, आपको पता चल गया ये क्या है। तो उसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा कितना आया 51.18 m3, ये निकल गया क्यूबिक मीटर में हमारा, ठीक है। सीमेंट इतना क्यूबिक मीटर आपको सीमेंट लगेगा। तो अभी आते हैं हम केजी में, अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है, केजी, क्योंकि जो हमारे सीमेंट के बैग आते हैं मार्केट में वो आते हैं क्यूबिक केजी में। तो कैसे करेंगे, जितना आपका क्यूबिक मीटर आया होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है डेंसिटी से, इसकी ये डेंसिटी होती है, ये भी आपको याद रखनी है, 1400 kg पर m3 वैसे होता है ये। तो 51 हमारा वॉल्यूम था 51.18 इंटू डेंसिटी, तो हमारा कितना आ गया, ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, यहां तक पहुंच गए। अभी क्या करना है, बैग आते हैं 50 kg के उसमें, तो उसको डिवाइड कर देना है 50 से, जो भी आपका इसको मल्टीप्लाई करके आया होगा वो आ जाएगा हमारा 1473 बैग आपके सीमेंट के उस स्लैब में लगेंगे। देखो कितना इजी था, कुछ ज्यादा करना ही नहीं था इसमें। पहले जो रेशो होगी उसको प्लस कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम से, फिर ये फंडा लेके आप एक बार इसको आप निकालोगे ना, आपको कुछ भी देगा, कोई स्लैब देगा, फुटिंग देगा, कॉलम देगा, आप इजीली निकालते हुए उसका एस्टिमेट तक कर सकते हो। क्योंकि आपको मिल जाए 143 बैग मिल गए, आपको पता है कि आपके एरिया में 230 रुपए का बैग मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका रेट एनालिसिस भी हो जाएगा। तो ये था। अब भी आते हैं हम क्यूबिक फीट में इसको देखने के लिए। तो क्यूबिक फीट में क्या करना है, जो आपके मतलब बैग आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.26 से, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा इतना 1850 क्यूबिक फीट। मतलब जो कई जगह क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमारी स्लैब कितने क्यूबिक सीमेंट कितना लगा, इतना क्यूबिक फीट। तो इधर से आपका ये भी निकाल दोगे कि आपको पूछेगा कि हमारा कितना लगने वाला है, इतना क्यूबिक फीट, तो ये निकाल दोगे। मतलब जो बैग आए होंगे, नंबर ऑफ बैग्स, उसको मल्टीप्लाई कर देना 1.226 से। 1.226 क्या है, ये एक बैग का वॉल्यूम है, किसमें, क्यूबिक फीट में। ये भूल जाओ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू है, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आ गया 1850 क्यूबिक फीट आपका सीमेंट लगेगा, ठीक है। इधर से आपका निकल गया सब। अब भी आते हैं हम सैंड पे। तो सैंड क्या कहती है कि देखो आपका जो जिसमें आपने सीमेंट निकाला था तब, तो आपने क्या किया, 281.25 इंटू 1 किया था, ये वाला 1। तो अभी हमें करना है 1.5 रेशो का ही। मैंने कहा था ना रेशो का बहुत काम आने वाला है। ये हमारा आ गया वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशो, इधर लिख देता हूं, आपको थोड़ा ध्यान में रहे, ये रेशो थी हमारी, ठीक है। तो इधर आ गया हमारा वॉल्यूम इंटू रेशो डिवाइड बाय 5.5, जो हमने इन सबको टोटल करके आया था। तो हमारा आ गया 76.70 m3 सैंड आ गई। अभी इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कैसे कहा था मैंने, जो आपका वॉल्यूम आया होगा मीटर क्यूब में, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा याद रखना। तो डेंसिटी इसकी कितनी होती है,
सैंड की 1600। ठीक है, ये 1500 1600 ये डिपेंड करती है किस हिसाब से आपकी रेती गीली है सूखी है, तो उस हिसाब से ले लो। और ये डेंसिटीज भी आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगी, इस पे वीडियो भी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये वॉल्यूम आया होगा उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा इतनी केजी आपको सैंड लगेगी। लेकिन सैंड आती है हमारी टन में, तो इसको हम टन में कन्वर्ट कर देंगे। 122 टन आपकी सैंड उसमें लगने वाली है स्लैब में। फिर अगर क्यूबिक फीट में, क्योंकि कई जगह क्यूबिक फीट में आती है, तो जो आपका वॉल्यूम होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 35.31। ये क्या है, ये कन्वर्जन है हमारी, कि हमारा जो एम क्यूब से अगर इसमें आपको जाना है तो आपको 35 और 31 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या होता है, एक एम क्यूब हमारा बराबर होता है 35.31 क्यूबिक फीट के। ये एक नोट है। तो जो हमारा वॉल्यूम आया होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इतनी आपको क्यूबिक फीट सैंड लगेगी, मतलब 2708.27 क्यूबिक फीट। तो इसको अगर आपको रेट पता होगा अपने एरिया के कि 34 रुपए पर क्यूबिक फीट आ रही है या 40 रुपए क्यूबिक फीट आ रही है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे आपका एस्टिमेट हो जाएगा इतनी सैंड आपको लगेगी। फिर आते हैं हम एग्रीगेट पे। तो एग्रीगेट के लिए भी सेम, जो आपका वॉल्यूम आया होगा टोटल ड्राई वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेशियो से जो एग्रीगेट की है, 3 डिवाइड बाई 5.5, तो हमारा आ गया 153.40 एमक्यू। ठीक है, एग्रीगेट निकल गया। अभी इसको केजी में, क्योंकि कई जगह केजी में भी आता है ये, तो जो वॉल्यूम आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना उसकी डेंसिटी से। तो डेंसिटी इसकी वेरी करती है, 1400 से 1800 तक भी जाती है, ये डिपेंड करता है किस सब का एग्रीगेट है। तो आप इसको चूज कैसे करोगे, एक एस्टिमेशन भी लगा लो, मतलब देखने से पता चल जाएगा कि कपची कैसी आ रही है, तो इतना वेरी नहीं करेगा आंसर, आप इधर कर सकते हो जो भी। तो 153.40 इंटू 1550 डेंसिटी आ गई, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना केजी एग्रीगेट लगेगा। उसको हमने इतना टन में कन्वर्ट किया, 237.77 टन हमारी एग्रीगेट लगेगा। और इसको क्यूबिक फीट में अगर देखें, क्योंकि कई जगह क्यूबिक फीट में आता है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या है, जो आपका वॉल्यूम आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 35.31 से। इधर देखो आपके 2 टॉपिक कन्वर्ट हो गए, कन्वर्जन भी आ गई। इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वॉल्यूम इंटू 35 इंटू हमारा आ गया 5416.55 क्यूबिक फीट।